हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ दैट इज़ क्लबिंग ऑफ इनकम। दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड इजी टू। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप सब जानते हो कि हर कोई पर्सन इनकम टैक्स बचाना चाहता है। इनकम टैक्स बचाने के लिए वो कोई ना कोई मेथड अडॉप्ट करते रहता है कि दैट इज़ समटाइम्स वो अपनी इनकम्स को कम दिखा के, ओके, एसेट्स जो है कम दिखा के इनकम को बचाने की कोशिश करते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा देते हैं। और समटाइम्स वो क्या करते हैं, पर्सन क्या करते हैं कि अपनी एसेट्स को दूसरे किसी पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, या उनके फैमिली मेम्बर्स या कोई रिलेटिव उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि जो है वो एसेट किसी और फैमिली मेम्बर के नाम पे हो जाती है और उससे होने वाली इनकम जो है इंडिविजुअल की इनकम में, एसएससी की अपनी इनकम में ऐड नहीं होती और वो क्या करता है, टैक्स देने से बच जाता है। तो दैट्स वाई जो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 62 65 ऐसे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, ऐसी कुछ प्रोविजंस डाले गए हैं जिससे हम इन चीज़ों को पकड़ सकते हैं कि अगर किसी पर्सन ने टैक्स बचाने के पर्पज से अपनी इनकम का या किसी अपनी एसेट का ट्रांसफ़र किया है तो दैट इज़ नॉट अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो किस किस कंडीशंस में हम इनकम को क्लब करते हैं? क्लब मीन्स मर्ज कर देना, एक पर्सन की इनकम को दूसरे पर्सन की इनकम में मर्ज कर देना। और ये किन किन कंडीशंस में किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। अगर कोई पर्सन अपनी कोई इनकम ट्रांसफर कर देता है, ओके, जैसे मिस्टर ए के पास कोई हाउस प्रॉपर्टी थी, ओके, मिस्टर ए के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है। उन्होंने क्या करा, इस हाउस प्रॉपर्टी को मिसेस ए को दे दिया। नो, हाउस प्रॉपर्टी को मिसेस ए को नहीं दिया। उन्होंने क्या करा, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम को मिसेस ए के नाम ट्रांसफर कर दिया। और ये जो मिस्टर ए की हाउस प्रॉपर्टी है दैट इज लेट आउट, यहाँ से उन्हें रेंट मिलता है। जो रेंट है ना, उन्होंने टेनेंट को कह रखा है कि ये मिसेस ए के अकाउंट में जमा किया जाए। मतलब मिस्टर ए रेंट नहीं लेंगे अपने हाथ में, ना अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाएंगे। उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे ये इनकम होने, इस हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम को ट्रांसफर कर दिया। ओके, इनकम आती है वाइफ के अकाउंट में। इट मीन्स वो क्या, इनकम मिस्टर ए की नहीं हुई है, तो फैमिली में ही आ रही है ना इनकम। तो पर्सन ने क्या करा, ये किसने किया होगा, टैक्स बचाने के लिए कि मेरे पास वो इनकम आती ही नहीं है, उस मकान से मेरे को कोई इनकम ही नहीं हो रही, बट हो तो फैमिली में ही रही है ना इनकम। तो मिस्टर ए ने अपने क्या करा, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की। उसने क्या करा, मिस्टर ए ने हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दी। सिमिलरली जरूरी नहीं है वाइफ को ट्रांसफर की हो, किसी आउटसाइडर को भी हम सिर्फ इनकम का ट्रांसफर कर रहे हैं, एसेट का ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता। तो ऐसी ट्रांसफर्ड इनकम किसके रिटर्न में ऐड होगी, मिस्टर ए की रिटर्न में। ये माना जाएगा मिस्टर ए की इनकम है, ट्रांसफरर की इनकम मानी जाती है। ओके, क्योंकि मिस्टर ए ने क्या करा, एसेट ट्रांसफर नहीं की, ओनली एसेट से होने वाली इनकम को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया है, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, ऐसे विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट, जब इनकम ट्रांसफर की जाती है तो वो इनकम ट्रांसफरर के ही अकाउंट में ऐड होती है, ट्रांसफरर ही अपनी रिटर्न में दिखाएगा और वही उस इनकम पे टैक्स पे करेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि जिस ट्रांसफर को हम कभी भी भंग कर सकते हैं, मतलब ब्रेक कर सकते हैं, हम उस ट्रांसफर की हुई एसेट को दोबारा से वापस ले सकते हैं। मतलब जो ट्रांसफर की हमने डीड तैयार की थी ना, उसके अंदर हमने ऐसा कोई प्रोविजन डाल दिया था कि ये एसेट इतने टाइम के बाद ट्रांसफरर के पास वापस आ जाएगी, या ये इनकम जो है इतने टाइम के बाद ट्रांसफरर के पास वापस आ जाएगी, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता। रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में भी जो हमने ट्रांसफर किया है उसमें ट्रांसफर्ड एसेट से होने वाली इनकम ट्रांसफरर की ही मानी जाती है, मतलब हस्तांतरणकर्ता की मानी जाती है, हस्तांतरी की नहीं मानी जाती। हस्तांतरणकर्ता मीन्स वो पर्सन जिसने अपनी एसेट ट्रांसफर किया। ओके, तो ये ट्रांसफर तो 2-3 महीने बाद भंग होने वाला है, तो ये 2-3 महीनों के लिए, 5-7 महीनों के लिए या 1-2 साल के लिए क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है? सिर्फ अपना टैक्स बचाने के लिए, और कोई पर्पस नहीं था। तो रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में भी हम क्या करते हैं, रिवोकेबल ट्रांसफर्ड एसेट से होने वाली इनकम जो होती है वो ट्रांसफरर मीन्स हस्तांतरणकर्ता की इनकम मानी जाती है, हस्तांतरी की इनकम नहीं मानी जाती। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इनकम ऑफ स्पाउस।
स्पाउस की इनकम कब दूसरे पार्टनर की इनकम में ऐड होती है? स्पाउस मीन्स हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस है और वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस है। तो हस्बैंड की अगर मान लो किसी इंडिविजुअल को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से या ऐसे सैलरी, बोनस या कमीशन के रूप में कुछ अमाउंट मिल रहा है जहां पे उसके स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो इन दैट केस जो पर्सन अर्न कर रहा है ना सैलरी, उसकी इनकम में ऐड नहीं होगी। और किसकी इनकम में ऐड होगी? जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी इनकम में ऐड होगी। क्यों? क्योंकि जो पर्सन अर्न कर रहा है ना, जिसको ये पैसे मिल रहे हैं, उसको किस वजह से मिल रहे हैं? अपने स्पाउस के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की वजह से मिल रहे हैं। उसके अपने में कोई क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं है, ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ना कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, और उसको ये पैसे किस वजह से मिल रहे हैं? अपने स्पाउस के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की वजह से मिल रहे हैं। तो जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसी की इनकम में वो इनकम ऐड होगी जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है दूसरे पार्टनर को। नाउ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मीनिंग होता है कि अगर ये कंपनी है तो कंपनी के केस में आपको 20%, अगर किसी पर्सन को कंपनी के केस में 20% वोटिंग राइट अवेलेबल है, दैट इज नोन एज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अगर ये नॉन बैंकिंग कंपनी है, नॉन कंपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इन दैट केस उस ऑर्गेनाइजेशन में 20% अगर प्रॉफिट में शेयर लेने का राइट है तो इसे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के अंडर इंक्लूड किया जाता है। नाउ यही चीज अगर पार्टनर को अपने एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन की वजह से मिल रही होती है तो ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की वजह से नहीं मिल रही, अपनी एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की वजह से मिल रही है, तो उसकी खुद की इनकम में ऐड होगी। मीन्स अपने पार्टनर की सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की वजह से नहीं मिला, वो अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से मिला है, अपने एफर्ट्स की वजह से मिला है, तो हम उस पर्सन की खुद की इनकम में ऐड होगा। ओके, नाउ ये तो हो गई हमारी इनकम ऑफ स्पाउस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के अंडर। नाउ नेक्स्ट है कि अगर एक पर्सन, मान लो मिस्टर ए है, वो मिसिस ए को कोई चीज ट्रांसफर करते हैं विदाउट कंसिडरेशन। मिस्टर ए ने मिसिस ए को विदाउट कंसिडरेशन कोई चीज ट्रांसफर की है, लेकिन इसमें हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं है, कोई चीज ट्रांसफर की है विदाउट कंसिडरेशन। एक तो विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर की है, या दूसरा प्रोविजन ये होता है कि जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ के बीच में सेपरेट रहने का कोई मतलब एग्रीमेंट हुआ है, उसके अंडर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बट ये दोनों कंडीशन नहीं थी, फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं उसके अंडर ये दोनों कंडीशन नहीं थी, ना वो सेपरेट रहने का उनके बीच में कोई एग्रीमेंट ना उन्होंने विद कंसिडरेशन ट्रांसफर किया है, कि दोनों चीजें अप्लाई नहीं हो रही। तो इन दैट केस जो इनकम होगी वो किसकी इनकम मानी जाएगी? मिस्टर ए की, जो ट्रांसफरर है, हस्तांतरण करता है, उनकी इनकम मानी जाएगी। ट्रांसफरी मीन्स हस्तांतरी की इनकम नहीं मानी जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज इनकम ऑफ डॉटर इन लॉ। अब डॉटर इन लॉ की इनकम कब अपने इन लॉज की इनकम में, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ की इनकम में ऐड होती है, वो हमें चेक करना है। जैसे मान लो किसी पर्सन ने 31 मई 1973 के बाद अपनी कोई प्रॉपर्टी अपनी डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर कर दी। ओके, अपनी बहू को ट्रांसफर कर दी किसी पर्सन ने 31 मई 1973 के बाद कोई प्रॉपर्टी। अब विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर की है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के बदले में ट्रांसफर की है, मतलब या तो कंसिडरेशन लिया ही नहीं है, या लिया है तो थोड़ा सा लिया है, मामूली सा लिया है। तो इसके अगर ऐसा कुछ कोई पर्सन करता है, अपनी डॉटर इन लॉ को भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, तो उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम डॉटर इन लॉ की इनकम नहीं मानी जाती, ट्रांसफरर की इनकम मानी जाती है। ओके, जिस पर्सन ने उसे ट्रांसफर किया था ना, या उनके फादर इन लॉ ने या मदर इन लॉ ने, जिसने भी उसे ट्रांसफर किया था डॉटर इन लॉ को, उसकी इनकम में ऐड होगी। डॉटर इन लॉ की इनकम नहीं होती वो। ओके, क्योंकि डॉटर इन लॉ भी क्या है? फैमिली मेंबर है। तो एक पर्सन ने अपनी डॉटर इन लॉ के नाम क्यों प्रॉपर्टी ट्रांसफर की विदाउट कंसिडरेशन? ऑब्वियसली टैक्स बचाने के लिए। तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाता। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ एसेट टू अदर पर्सन, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू अदर पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस। अब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को चीज का ट्रांसफर कर देता है, मतलब डायरेक्टली स्पाउस को ट्रांसफर नहीं कर रहा विदाउट कंसिडरेशन, उसने क्या करा,
कोई भी अमाउंट ना या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की किसी और पर्सन को, आउटसाइडर को, और या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को ट्रांसफर कर दी, और किसके बेनिफिट के लिए की? अपने स्पाउस के बेनिफिट के लिए की। अब उसने क्या करा? स्पाउस को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अब क्या ये स्पाउस की इनकम मानी जाएगी? उन्होंने एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कहा इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होती है ना उसके स्पाउस को दे दी जाए। प्रॉपर्टी आप अपने पास रखो, स्पाउस को इनकम ट्रांसफर कर दी जाए। नो, ये स्पाउस की इनकम नहीं मानी जाती। किसकी मानी जाती है? ट्रांसफरर की। जिसने ट्रांसफरर ने एसोसिएशन ऑफ पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी अपने स्पाउस के बेनिफिट के लिए, तो वो इनकम स्पाउस की नहीं मानी जाती। किसकी मानी जाती है? ट्रांसफरर की ही मानी जाती है, जिसने एसोसिएशन ऑफ पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। ओके, नाउ द 6th पॉइंट इज इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू अ पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज सन्स वाइफ। मीन्स जैसे कि हमने 5th पॉइंट में करा है कि उस पर्सन ने, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या किसी और पर्सन को जो इनकम ट्रांसफर की है वो अपने स्पाउस के बेनिफिट के लिए की है। अब इस केस में है सन की वाइफ के बेनिफिट के लिए किया है, मतलब अपनी बहू के बेनिफिट के लिए किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कोई एसेट ट्रांसफर की है ताकि उस एसेट से होने वाली इनकम ना बहू के नाम पे आती रहे। ओके, अब बहू के नाम पे आएगी इनकम तो फैमिली में ही आनी है, और उसने अपनी बहू के नाम पे इनकम डायरेक्ट ना करके, अपनी बहू को डायरेक्ट पैसे ना देकर या अपनी बहू को डायरेक्ट बेनिफिट ना पहुंचा के, कोई एसेट का ट्रांसफर ना करके, उन्होंने इनडायरेक्टली कर दिया। क्या कर दिया? किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को एसेट दे दी और कहा कि इस एसेट से होने वाली इनकम जो है ना उसकी बहू के नाम पे ट्रांसफर होती रहे। तो फैमिली में ही इनकम आनी है, तो इन दैट केस, और ये प्रोविजन क्या है? 31 मई 1973 के बाद आया है। तो 31 मई 1973 के बाद अगर कोई ऐसा काम किया गया है ना तो ये इनकम ट्रांसफरर की ही मानी जाती है, बहू की नहीं मानी जाती। ओके, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब बिजनेस से होने वाली इनकम का क्या मतलब है? देखिए, अगर कोई पर्सन अपने स्पाउस के बेनिफिट के लिए या अपनी डॉटर इन लॉ के बेनिफिट के लिए अगर कोई एसेट जो है उनको देता है, कोई पैसा देता है, कुछ अमाउंट देता है, अपने स्पाउस को देता है या अपनी डॉटर इन लॉ को देता है, और किस लिए देता है कि या तो वो अपने बिजनेस में, उनको कहता है कि अपने बिजनेस में लगा लो या किसी पार्टनरशिप फर्म में जाके पार्टनर बन जाओ। हम दोनों कंडीशन में देखेंगे कि मान लो उनका अपना बिजनेस है, बहू का या स्पाउस का, जिसका भी हम मान लेते हैं बिजनेस है, तो एसएससी ने क्या करा? अब कुछ अमाउंट उनको दे दिया अपने बिजनेस में लगाने के लिए। अब उस बिजनेस में जो अमाउंट ट्रांसफरर ने दिया है ना, उस अमाउंट से होने वाली जो इनकम है वो ट्रांसफरर की ही मानी जाएगी। तो वो किसकी मानी जाएगी? ट्रांसफरर की। मतलब जिसके पास पैसे आए ना उसकी इनकम नहीं मानेगी। उनका अपना बिजनेस तो पहले चल ही रहा था, अपने बिजनेस से इनकम हो ही रही थी, लेकिन जो पैसा ट्रांसफरर ने दिया, उसका जितना पैसा ट्रांसफरर ने दिया है उस अमाउंट में जितना प्रॉफिट होगा ना वो ट्रांसफरर का ही प्रॉफिट माना जाएगा, प्रॉफिट में शेयर माना जाएगा, और ट्रांसफरर की इनकम में ही ऐड होगा, ट्रांसफर की इनकम में ऐड नहीं होगा। चलो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लो 1 अप्रैल 2019 को जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्टेड थे ना 5 लाख रुपीज थे। 1 अप्रैल 2019 को 5 लाख रुपए बिजनेस में लगे हुए थे, तो एडिशन कितना किया गया? 1 लाख का, कि एक पर्सन ने अपनी डॉटर इन लॉ को दिए 1 लाख रुपए कि आप अपने बिजनेस में लगा लो। 5 लाख पहले लगे हुए थे, 1 लाख से और लगा दिए, 6 लाख लगा दिए ना। और जो टोटल प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 36,000 का। इट इज एज्यूम्ड कि टोटल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है 36,000 का। अब ये जो 36,000 का प्रॉफिट हुआ है वो किस पे हुआ है? पूरे 6 लाख पे हुआ है। 5 लाख तो ऑलरेडी उसके इन्वेस्टेड थे डॉटर इन लॉ के, 1 लाख रुपए उसके फादर इन लॉ ने दिए और उसने बिजनेस में और लगा दिए, टोटल 6 लाख हो गए। 6 लाख पे जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 36,000 का। ओके, ये प्रॉफिट कितना है? 6 लाख पे। इस 36,000 में से कुछ प्रॉफिट का शेयर तो है ना जो इस 1 लाख पे है, जो डॉटर इन लॉ को उसके फादर इन लॉ ने दिया था। तो जो फादर इन लॉ ने पैसा इन्वेस्ट किया है उनका शेयर अलग कर देंगे और उनका शेयर उन्हीं की इनकम में ऐड होगा। ये डॉटर इन लॉ की इनकम नहीं मानी जाएगी। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, वैल्यू ऑफ एसेट्स
ट्रांसफर्ड बाय ट्रांसफरर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, कि फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर में ट्रांसफरर ने जो एसेट ट्रांसफर किया उसकी वैल्यू कितनी थी। हमारे केस में 1 लाख रुपए थी। 1 लाख रुपए किसने ट्रांसफर किए, ट्रांसफरर ने दिए 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाने के लिए। डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 6 लाख हो गई ना, क्योंकि 5 लाख पहले लगे हुए थे, 1 लाख रुपए और लगा दिए फादर इन लॉ से लेके। टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई हमारी 6 लाख इनटू प्रॉफिट शेयर ऑफ ट्रांसफरी। ट्रांसफरी को टोटल कितना प्रॉफिट मिला उस 6 लाख पे, 36,000 रुपीज। तो ट्रांसफरर का प्रॉफिट में शेयर कैसे निकाला हमने, 1 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू में 36,000। लाख से लाख कैंसिल, 6 1 6 6 6 36। तो ये जो 6,000 रुपए है ना, ये किसकी इनकम में ऐड होंगे, ट्रांसफरर की इनकम में ऐड होंगे। मतलब फादर इन लॉ जिन्होंने अपनी बहू को दिए थे उनके बिजनेस में लगाने के लिए 1 लाख रुपए, तो फादर इन लॉ की इनकम में ऐड होंगे। यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल विद दिस पॉइंट। ये पॉइंट जब आप लिखेंगे इसके साथ आप ये एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि एक जो डॉटर इन लॉ है उसका बिजनेस पहले से चल रहा था 5 लाख रुपए से, फादर इन लॉ ने 1 लाख रुपए और दिए, 6 लाख हो गए। ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट अर्न किया वो 36,000 है। तो 36,000 रुपीज हमने कितने रुपए पे अर्न किए, 6 लाख पर। इसमें से 1 लाख पे कितना अर्न किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमने 6,000 पे निकाल दिया। अब टोटल प्रॉफिट था 36,000। टोटल प्रॉफिट कितना था 36,000, माइनस करा इसमें से 6,000, बचा 30,000। तो जो ये 6,000 रुपए है, ये 6,000 रुपए है, ये किसकी इनकम है, फादर इन लॉ की इनकम है, फादर इन लॉ की इनकम है। और ये जो 30,000 रुपए है ये किसकी इनकम है, डॉटर इन लॉ की इनकम है। 30,000 रुपए डॉटर इन लॉ के माने जाएंगे और 6,000 रुपए किसके माने जाएंगे, फादर इन लॉ की इनकम में ऐड होंगे। ओके, ये तो हो गया जब वो अपने बिजनेस में लगाती है। अब क्या है, यही या डॉटर इन लॉ लगाए या स्पाउस को दिया हो किसी पर्सन ने, तो उस केस में भी फॉर्मूला तो वही रहेगा। नाउ अगर उसने अपने बिजनेस में ना लगा के किसी पार्टनरशिप फर्म में जाके पार्टनर बन जाती है और वहां पे कैपिटल कंट्रीब्यूट कर देती है, 1 लाख रुपीज उसे मिले थे तो उसने वहां पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन करके पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन गई। अब इन दैट केस भी क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म से जो उस अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो भी किसकी इनकम में ऐड होगा, ट्रांसफरर मतलब हस्तांतरण कर्ता की इनकम में ऐड होगा। जिसने पैसे ट्रांसफर किए थे ना, हस्तांतरण किए थे, उसी की इनकम में ऐड होगा, हस्तांतरी की इनकम में ऐड नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये तो हो गए प्रॉफिट्स। अगर यही बिजनेस में लॉस हो जाता तो लॉस किसके लिए लॉस होता, वो भी ट्रांसफरर के लिए होता। कि जब हम कहते हैं ना क्लबिंग ऑफ इनकम, इनकम का मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट ही होना चाहिए, प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है, दोनों चीजें क्लब होती हैं। मीन्स अगर प्रॉफिट ट्रांसफरर का हम कह रहे हैं बार बार कि प्रॉफिट में शेयर किसको मिलेगा, ट्रांसफरर को मिलेगा, प्रॉफिट में शेयर किसको मिलेगा, ट्रांसफरर को मिलेगा। सिमिलरली अगर लॉस होता है ना, वो भी ट्रांसफरर का ही माना जाता है जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज 8th, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। एक माइनर चाइल्ड की इनकम के बारे में हम क्या जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक माइनर बच्चा होता है मीन्स 18 ईयर से बिलो जो चाइल्ड होता है फैमिली में, अगर उसको कहीं से इनकम होती है तो वो उसके पेरेंट्स की इनकम में मर्ज हो जाती है। अब पेरेंट्स में किस पेरेंट की इनकम में ऐड होगी, मदर या फादर, मीन्स मदर और फादर में से जिसकी इनकम ज्यादा होती है उसकी इनकम में ऐड हो जाती है। ये कंडीशन भी तब अप्लाई होती है जब मदर और फादर इकट्ठे रहते हो, मतलब उनकी जो मैरिज है एग्जिस्ट करती है। इन दैट केस मदर और फादर जिसकी इनकम ज्यादा होती है उसकी इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम ऐड हो जाती है। और अगर मान लो उनकी मैरिज एग्जिस्ट नहीं करती, बच्चा जो है एक पेरेंट के साथ रहता है, तो इन दैट केस जिस बच्चे की जो इस बच्चे का जिसने पालन पोषण किया है प्रीवियस ईयर में, जिस पेरेंट ने बच्चे का पालन पोषण किया है उसकी इनकम में जो है बच्चे की इनकम ऐड होती है। और यही चीज कि अगर किसी बच्चे को इनकम हुई है उसके स्किल की वजह से, टैलेंट की वजह से या फिजिकल वर्क की वजह से इनकम हुई है, तो वो किसी पेरेंट की इनकम में ऐड नहीं होती, वो बच्चे की अपनी इनकम मानी जाती है। दूसरा, अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है तो हैंडीकैप बच्चे को होने वाली इनकम किसी भी पेरेंट की इनकम में ऐड नहीं होती, वो बच्चे की खुद की इनकम मानी जाती है।
नाउ माइनर चाइल्ड की इनकम के केस में जो है एक स्टेप चाइल्ड और एडॉप्टेड चाइल्ड को भी की इनकम भी पेरेंट्स की इनकम में ऐड होगी। मीन्स ये नहीं कहा जाएगा कि वो अपना बच्चा नहीं है, स्टेप चाइल्ड हो या एडॉप्टेड चाइल्ड हो, उसकी इनकम भी पेरेंट्स की इनकम में ऐसे ही ऐड होती है जैसे कि अपने बच्चे की इनकम पेरेंट्स की इनकम में ऐड होती है। और एक चीज़ और है कि पर माइनर चाइल्ड पेरेंट्स को 1500 रुपीज़ की डिडक्शन भी मिलती है। जैसे कि मान लो एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए की जो अपनी इनकम है ना वो है 2,50,000 जो उनकी अपनी इनकम है। ओके, इनका एक माइनर चाइल्ड है, जैसे मान लो सचिन, सचिन उनका बेटा है जो है एक माइनर सन है, माइनर सन ऑफ मिस्टर ए, माइनर सन। उसको 50,000 रुपए की इनकम हो रही है। ठीक है, 50,000 रुपए की इनकम हो रही है। ये उसके किसी टैलेंट की वजह से नहीं हो रही। मान लो ये कहीं पे भी उसे बैंक से इंटरेस्ट मिल गया या ऐसी कोई इनकम है। ओके, ये जो सचिन को इनकम हुई है माइनर चाइल्ड की इनकम, ये फादर की इनकम में ऐड होगी, मिस्टर ए की इनकम में ऐड होगी। 2,50,000 में 50,000 रुपये हमें ऐड करने हैं ना, बट पूरे 50,000 ऐड नहीं करने। फादर को क्या मिलेगी, 1,500 रुपये की डिडक्शन मिलेगी। तो 50,000 में से हम क्या करेंगे, पहले 50,000 में से 1,500 रुपीज माइनस कर दिए, तो ये कितना आया, 48,500 रुपीज आ गए। तो मिस्टर ए की इनकम में कितने पैसे ऐड होंगे, 2,50,000 तो उनके पहले थे और 48,500 रुपीज बच्चे के ऐड हो गए, 2,98,500 रुपीज इनकम हो गई मिस्टर ए की। इसी तरीके से मान लो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की इनकम पेरेंट्स की इनकम में ऐड होनी है, तो दोनों बच्चों के लिए 1,500 रुपए की डिडक्शन मिलेगी। जैसे मान लो यहाँ पे एक बच्चे का नाम है राधा और एक का नाम है रानी। राधा को इनकम होती है 20,000 की, रानी को इनकम होती है 30,000 रुपए की। ठीक है, तो राधा की इनकम भी, क्योंकि ये माइनर है ये भी माइनर है, फादर की इनकम में ऐड होनी है, तो राधा के पूरे 20,000 ऐड ना होंगे, हम क्या करेंगे, 1,500 रुपए की छूट दे देंगे फादर को। 18,500 रुपीज फादर की इनकम में ऐड हो जाएंगे, और रानी के केस में भी 1,500 रुपीज की छूट दे देंगे फादर को, 28,500 बचेगा। ये पैसे जो है फादर की इनकम में ऐड होंगे। क्लियर, मीन्स पर चाइल्ड जो है, पर माइनर चाइल्ड 1,500 रुपए की छूट मिलती है। नाउ द नेक्स्ट इज 9th, ट्रांसफर ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू HUF ऑफ विच ही इज अ मेंबर। अगर कोई पर्सन अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, जो उसने खुद कमाई हो, अपनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ट्रांसफर कर देता है। जैसे मान लो एक पर्सन है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है, वो कहीं पे जॉब करता है, उसे वहां से सैलरी मिलती है, सैलरी से उसने कोई प्रॉपर्टी खड़ी कर ली। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी बना ली, इतना पैसा उसने इकट्ठा किया कि सैलरी से उसने एक प्रॉपर्टी बना ली, और बाद में उसने किसी बेनिफिट की वजह से वो प्रॉपर्टी जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दी। अब उस पर्सन ने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दी, तो क्या ये प्रॉपर्टी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की मानी जाएगी, उस पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स पे करेगी? नो, इस प्रॉपर्टी पे कौन पे करेगा, वही इंडिविजुअल टैक्स पे करेगा जिसने ये पैसा कमाया था और ये प्रॉपर्टी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी में ट्रांसफर किया था। अब इस केस में ये देखिए कि जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मिस्टर विनय ने 2 लाख रुपीज HUF को दे दिए। मिस्टर विनय ने 2 लाख रुपीज HUF को दे दिए, और HUF में रहता कौन कौन है, मिस्टर विनय रहते हैं, मिसेस विनय रहती है, और उनके 2 बच्चे रहते हैं, एक सन है एक डॉटर है। सन जो है वो मेजर है, माइनर नहीं है। ठीक है, और जो डॉटर है ना वो है माइनर। ठीक है, अब 2 लाख रुपए मिस्टर विनय ने क्या करा, HUF में डाल दिए। अगर मान लो फैमिली का पार्टीशन नहीं हुआ, ये तो ये पूरे के पूरे 2 लाख जो मिस्टर विनय ने HUF में डाले थे ना, इन्वेस्ट किए थे, HUF को दे दिए थे, ये किसके पैसे माने जाएंगे, मिस्टर विनय की माने जाएंगे, और मिस्टर विनय ही इस पे टैक्स पे करेंगे। एक बात तो ये हो गई। जब पार्टीशन नहीं हुआ, ये पूरी एक ही फैमिली है।
उस केस में ये पैसे किसके हैं? मिस्टर विनय के हैं और मिस्टर विनय ही इस पैसों पे टैक्स पे करेंगे। अब मान लो फैमिली का पार्टीशन हो जाता है तो क्या करते हैं, ये 2 लाख रुपीज चारों फैमिली मेंबर्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो मिस्टर विनय को मिले 50,000 रुपये, मिसिस विनय को मिले 50,000 रुपये और सन को मिले, जो मेजर है, मेजर सन को मिले 50,000 रुपये और जो डॉटर है वो माइनर है उसको भी मिले 50,000 रुपये। डिवीजन का मतलब यही होता है ना, सब में इक्वली डिवाइड हो गए ये पैसे। अब देखिए क्या करेंगे, मिस्टर विनय को जो 50,000 मिले हैं इसमें मिसिस विनय 50,000, ये मिसिस विनय के पैसे भी मिस्टर विनय के पैसों में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो माइनर डॉटर है 50,000 रुपये जैसे मिले हैं ना, इसमें से 1,500 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी फादर को, तो 48,000 रुपीज भी मिस्टर विनय के अकाउंट में ऐड होंगे, ठीक है। उस पर मिस्टर विनय ही रिटर्न फाइल करेंगे और जो सन है, मेजर सन, वो अपने शेयर पे खुद पेमेंट करेगा टैक्स की। मतलब ये मेजर सन के जो पैसे हैं वो मेजर सन के पैसे रहेंगे और जो माइनर डॉटर के पैसे 1,500 रुपये की डिडक्शन के साथ फादर की इनकम में ऐड हो जाएंगे और जो मिसिस विनय को पैसे मिले हैं वो भी किसके माने जाएंगे? मिस्टर विनय के ही माने जाएंगे। ओके, नाउ दिस इज अगर पार्टीशन हो गया है या पार्टीशन नहीं हुआ तो दोनों केस में हम कैसे करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज बेनामी ट्रांजेक्शन। बेनामी ट्रांजेक्शन्स के केस में क्या होता है? बेनामी ट्रांजेक्शन्स का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई ट्रांजेक्शन कर दो, ऐसा कोई पेमेंट कर दो जो पर्सन ही अवेलेबल नहीं है। मतलब हमने क्या करा, जैसे कंपनीज में मान लो 5 एम्प्लॉइज काम करते हैं, ठीक है, 5 एम्प्लॉय काम करते हैं, वो ऐसी बेनामी बिना किसी पर्सन के नाम लिख देते हैं, वो 15 एम्प्लॉयज दिखा देते हैं अपने, ठीक है। कंपनीज में 5 एम्प्लॉय काम करते हैं, वो 15 एम्प्लॉय के नाम पे, और इन 15 एम्प्लॉय के नाम पे क्या करते हैं, अंगूठे ही तो लगवाने थे, किसी के अंगूठे लगवा दिए। मतलब ऐसे लोगों को पैसे दे रहे हैं जो लोगों को एग्जिस्ट ही नहीं करते। इन दैट केस क्या होगा, ये जो पेमेंट है, अगर ये असेसिंग ऑफिसर को पता लग गई कि ये पर्सन अवेलेबल ही नहीं है, ये पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करते, इन दैट केस ये पेमेंट नहीं मानी जाएगी और जिस पर्सन की बुक्स में ये पेमेंट लिखी हुई है उसी की इनकम मानी जाएगी और वही इस पे टैक्स पे करेगा। मीन्स बेनामीदार, ठीक है, उस पर्सन को जिसके नाम पे ये पेमेंट की जाती है उसे क्या कहा जाता है? बेनामीदार, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जिस पर्सन ने ये पेमेंट लिखी है ना और पेमेंट तो की नहीं है, तो उसी की इनकम मानी जाएगी और वही इस पे टैक्स पे करेगा। ओके, नाउ दीज आर बेनामी ट्रांजेक्शन्स। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम एक्रीशन ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। एक्रीशन ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। इनकम फ्रॉम एक्रीशन ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड मतलब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है ना, अगर उसमें कोई बढ़ोतरी हो जाती है तो उस पर कौन टैक्स पे करेगा? जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी उसमें कोई बढ़ोतरी हो जाती है तो उस पर कौन टैक्स पे करेगा? देखिए, जैसे मान लो ए ने बी को 1 लाख रुपीज दिए, ठीक है, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम एक्रीशन ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है उससे उस ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी में अगर कोई इंक्रीमेंट होता है और उससे इनकम होती है तो उसका हम क्या करेंगे, वो किसकी इनकम मानी जाएगी? इन दैट केस मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूं। जैसे मिस्टर ए ने मिसेस ए को 1 लाख रुपीज दे दिए, 1 लाख रुपीज दिए। अब मिसेस ए ने ये 1 लाख रुपीज बैंक में जमा करा दिए, ठीक है।
वहां से मिसेज ए को इंटरेस्ट की इनकम हुई 1 लाख रुपीज पर 10% के हिसाब से 10,000 रुपए की इनकम हो गई। 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिला। अब ये 10,000 रुपए का इंटरेस्ट किसका माना जाएगा? ये मिस्टर ए का माना जाएगा। मिस्टर ए का माना जाएगा ये इंटरेस्ट की इनकम किसकी मानी जाएगी? मिस्टर ए की। ठीक है। अब क्या है, बैंक में अब कितने पैसे हो गए? प्रिंसिपल अमाउंट बैंक में कितना हो गया? 1 लाख रुपीज पहले थे, 10,000 रुपए इंटरेस्ट, 1,10,000 रुपए। अब अगले साल जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 10% के हिसाब से कितना मिला? 11,000 रुपए का मिला। ठीक है, 11,000 रुपए मिला, जो किस पे है? 1,10,000 पे। मतलब 1 लाख पे मिला 10,000 का इंटरेस्ट, और ये वाले 10,000 इंटरेस्ट पे मिला 1,000 का इंटरेस्ट। यही बनेगा ना। 1,10,000 का 10% हो गया 11,000। 11,000 कहां से आए हैं? 1 लाख का 10% 10,000, 10,000 का 10% 1,000। तो ये जो 10,000 रुपए है ना, ये तो मिस्टर ए के ही माने जाएंगे, और ये 1,000 रुपए किसके माने जाएंगे? मिसेज ए के। इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो मिसेज ए के एफर्ट्स की वजह से मिल रहा है। मीन्स उन्होंने दिमाग लड़ाया कि बैंक में पैसे जमा रहे। ठीक है, तो बेसिक वाला अमाउंट था ना, ये पैसे तो मिस्टर ए के ही मान जाएंगे। इसका इंटरेस्ट तो मिस्टर ए का ही माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने बिना कंसिडरेशन के अपनी वाइफ को पैसे दिए हैं। लेकिन इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट आगे मिलता रहेगा ना, वो मिसेज ए का माना जाएगा। मीन्स कोई प्रॉपर्टी अगर बढ़ जाती है, जो ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी में जो इंक्रीमेंट होता है वो ट्रांसफरी का ही फिर माना जाता है। ओके, इंक्रीमेंट पे जो इंक्रीमेंट होते हैं वो ट्रांसफरी के ही माने जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ टैक्स। अब इनकम टैक्स ऑफिसर्स किससे टैक्स की रिकवरी करते हैं? इनकम टैक्स ऑफिसर्स टैक्स किससे मांगेंगे? रिकवरी ऑफ टैक्स। अब क्लबिंग ऑफ इनकम के केस में पहले हमने हर केस में पढ़ा कि ये इनकम किसकी मानी जाएगी? ट्रांसफरर की मानी जाएगी। हर केस में हमने पढ़ा इनकम किसकी है? ट्रांसफरर की है। बार बार इनकम ट्रांसफरर की है, ट्रांसफरर की है, ट्रांसफरर की है, हर केस में ये है। ठीक है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर किससे मांगते हैं टैक्स? ट्रांसफरर से ही मांगते हैं। ठीक है, अगर किसी वजह से ट्रांसफरर टैक्स नहीं दे पाता, या वो अवेलेबल नहीं है, या उसे अप्रोच नहीं कर पाते, तो इनकम टैक्स ऑफिसर जो ट्रांसफरी है ना, उसे डिमांड नोटिस भेजते हैं। और ट्रांसफरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी स्टार्ट होती है जब उसके बाद डिमांड नोटिस आता है। उससे पहले ट्रांसफरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट नहीं होती। और डिमांड नोटिस आते ही ट्रांसफरी की ये ड्यूटी बन जाती है, उसे टैक्स पे करना है, क्योंकि वो इनकम रिसीव तो कर रहा था ना। चाहे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट उसकी इनकम नहीं मानी जा रही थी, ट्रांसफरर की मानी जा रही थी, बट वो इनकम तो रिसीव कर रहा था ना, तो ट्रांसफरी ही टैक्स पे करेगा इन एब्सेंस ऑफ ट्रांसफरर। अगर ट्रांसफरर पे नहीं कर पाता या इनकम टैक्स ऑफिसर्स उसे अप्रोच नहीं कर पाते। ओके, नाउ दिस टॉपिक इज ओवर। If you like this video, then like, share and subscribe to my channel. And if you have any query, then you can mail me, and you can also follow me on the Instagram.